औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लेक्चर नंबर 8 में खुशामदीद। आज का टॉपिक है कंडीशनल स्टेटमेंट्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पाइथन में, क्योंकि ये डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा काम आता है। ये कंडीशनल स्टेटमेंट जो हैं वो 3 होती हैं, इफ़, एल्स और एलिफ। आज के जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो 3 हैं कि सबसे पहले हमने अंडरस्टैंड करना है कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती क्या हैं और कहाँ यूज़ होती हैं। फिर इनको मास्टर करना है और इनको यूज़ करते हुए हमने डिसीजन मेकिंग करनी है, यानी कि हमने इनको इम्प्लीमेंट करना है, इनको यूज़ करना है, इनको प्रैक्टिस करना है अपने प्रोग्राम्स में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती क्या हैं? सो अगर रियल लाइफ एग्जांपल लें, जैसे हमने यहाँ पे ली है कि इफ़ इट्स रेनिंग आई विल टेक एन एम्ब्रेला अदरवाइज आई वेयर हैट। यहाँ पे 2 कंडीशंस हैं। अगर बारिश हुई तो मैं छतरी लेकर जाऊँगा, वरना मैं नहीं लेकर जाऊँगा। मैं क्या करूँगा? मैं हैट पहनूँगा। अब यहाँ पे 2 कंडीशंस हैं। क्या ये हुआ तो मैं आई विल डू दिस, अगर ये ना हुआ तो आई विल डू दिस, एल्स ये, इफ़ दिस देन ये, अदरवाइज ये, यानी एल्स ये। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी बिल्कुल यही काम करती हैं कि अगर बहुत सारे ब्लॉक्स ऑफ कोड्स हैं, अगर कंडीशंस हैं ब्लॉक ऑफ कोड में और उनको हमने रिजल्ट निकालना है, तो तब हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। फर्स्ट कंडीशनल स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास है इफ़ कंडीशनल स्टेटमेंट्स की, अगर वाली। इसका सिंटैक्स होता है इफ़ के बाद कंडीशन लिखी जाती है और उसके बाद ब्लॉक ऑफ कोड जो हमने एग्जीक्यूट करवाना है वो लिखा जाता है। अब इफ़ के बाद जो कंडीशन लिखी जाती है वो अगर ट्रू है तो ये ब्लॉक ऑफ कोड प्रिंट होगा, अगर वो फॉल्स है तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। और अगर आप नोट करें तो यहाँ पे ये गैप है, इस गैप को कहते हैं इंडेंटेशन। ये 1 टैब या फिर 8 स्पेसेस, 1 टैब या फिर 8 स्पेसेस का ये गैप होता है। और ये गैप ये शो करवाता है कि इफ़ जो फंक्शन है, जो फंक्शन हम लोग नेक्स्ट 1-2 लेक्चर्स में हम लोग इंशाल्लाह कवर कर लेंगे, लेकिन ये जो इफ़ का फंक्शन है, जैसा मैंने आपको बताया था कि हर जो नेम होता है उसका कोई ना कोई फंक्शन होता है, तो इफ़ का जो फंक्शन है उसके अंदर ये कोड लिखा हुआ है। यानी फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि प्रिंट, अगर फॉर एग्जांपल यही वाली एग्जांपल लें तो प्रिंट यू आर एलिजिबल टू वोट, तो ये जब तक ट्रू नहीं होगी तो ये पीस ऑफ कोड रन नहीं हो सकता। यानी ये वाला पीस ऑफ कोड इस कोड पे डिपेंड करता है। ट्राई करें अगर हम लोग, तो ये मैं तीसरी दफ़ा वीडियो बना रहा हूँ, 2 दफ़ा डिलीट हो चुकी है, तो इसलिए ये सारा लिखा हुआ है मेरे पास। तो हम लोग अगर फॉर एग्जांपल देखें कि सबसे पहले स्टार्ट करें, तो हम लोग एज लिखने के मैंने आपको 2 तरीके बताए थे। एक तो आप खुद लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल 12 है या 20 है या 30 है, जो भी आपकी एज, या तो आप यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। यूज़र से इनपुट किस तरह ली जाती है, हमने पढ़ा था कि इनपुट लिखते हैं और ब्रैकेट कॉमाज में जो भी लिखना है आपने, एंटर योर एज कॉलन, यूँ भी एंटर की जा सकती है। लेकिन एज में अगर लिखूँ AS, तो एज तो यूँ भी एंटर हो जाएगी मेरी AS, एज के अंदर AS सेव हो गई, लेकिन एज कभी स्ट्रिंग हो सकती है? नहीं हो सकती। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने 2 फंक्शंस पढ़े थे। एक था इंटीजर, या तो इंट लगा सकते हैं या तो हम लोग eval लगा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? यू हैव 5 सेकेंड्स टू थिंक। 5 4 3 2 1। अगर आपने इंटीजर सोचा है बिल्कुल ठीक सोचा है, और अगर आपने eval सोचा है तब भी ठीक सोचा है। लेकिन क्योंकि eval के अंदर भी इंटीजर होता है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे फॉर एग्जांपल eval लगाएंगे तो एक प्रॉब्लम होगी। वो क्या होगी? अगर मैं इसको फ्लोट में लिखूँ कि मेरी एज है जी 12.7, 12 ईयर्स एंड 7 मंथ्स, तो क्या ये लेगा एज? ये तो ले रहा है एज, लेकिन क्या एज मंथ्स में बताते हैं हम लोग? नो। यहाँ पे हम लोग लेंगे क्या, इसलिए इंटीजर लेंगे। एज हमेशा इंटीजर में बताई जाती है। इफ़ यू आर 12 ईयर्स एंड 7 मंथ्स यू विल स्टिल से दैट यू आर 12। 19 सेव हो चुका है। अब हम लोग लगाते हैं कंडीशन कि अगर एज जो है वो बंदे की, जो उसने एज दी है, वो अगर ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 18 है, यानी 18 के से बड़ी है या 18 के इक्वल है, तो तब क्या करो? तब एंटर करेंगे तो इंडेंट हो जाएगा, क्योंकि इफ़ कंडीशन लगी हुई है तो इंडेंट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो प्रिंट करो क्या? प्रिंट करो कि यू
एलिजिबल टू वोट, कि आप एलिजिबल हैं वोट करने के लिए। लेकिन ये तो हो गया कि यू आर एलिजिबल टू वोट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने एज क्या थी, 19 थी। एक सेकेंड, इसको अगर हम लोग यहाँ से इसको कंट्रोल सी करें और यहाँ पे प्रिंट कर लें, ताकि एक ही ब्लॉक ऑफ कोड में हमारा दोनों चीज़ें रन, और इसको बार बार एंटर करने के बजाय कि फ़िक्स कर लें, फॉर एग्जांपल 19 ही फिक्स कर लें, तो तब यू आर एलिजिबल टू वोट। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे इसको कर लें 17, 18 से कम हो गई, तो तब ये क्या करेगा? तब ये कुछ भी नहीं करेगा। ये कंडीशन अब आपके पास क्या होगी है जी? ये कंडीशन होगी है इस केस में फॉल्स। तो अगर ये फॉल्स होगी तो ये इसके अंदर है। जब ये फॉल्स होगी तो ये रन ही नहीं होगा। अगर हमारे पास कंडीशन ये हो कि अगर फॉर एग्जांपल हम लोग कहें कि जी 18 है, तो उससे कहो कि यू आर एलिजिबल टू वोट, तुम वोट कर सकते हो। लेकिन अगर वो 17 है तो उससे कहो कि नेक्स्ट टाइम यू विल वोट। अब यहाँ पे दो कंडीशन हो चुकी हैं। या ये अगर हम लोग ना सोचें, फॉर एग्जांपल ये तो एल्सिफ में चला जाएगा। अगर हम लोग कहेंगे अगर वो 18 है तो उसको कहो कि यू आर एलिजिबल टू वोट, लेकिन अगर वो 18 नहीं है तो उससे कहो यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। तब हम लोग लगाते होते हैं सेकंड स्टेटमेंट, दैट इज नोन एज इफ एल्स स्टेटमेंट। कि अब इफ एल्स स्टेटमेंट कब लगती है? जब हमारे पास अल्टरनेटिव पाथ हो और इफ कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो चुकी हो, तब हम लोग यूज़ करते होते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट को। कि फॉर एग्जांपल ए को करो और अगर नहीं है ए तो फिर बी कर लो। यानी कंडीशन है कि अगर ए हमारे पास ए का आंसर हमारे पास सही है तो ए को करो, वरना फिर बी करो। अब इसके अंदर भी होता है इफ़ कंडीशन लगेगी आपका ये ब्लॉक ऑफ कोड रन होगा। अगर ये फॉल्स है तो फिर आपका एल्स वाला ब्लॉक ऑफ कोड रन होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एंटर करेंगे तो ये इंडेंट हुआ हुआ है, और इंडेंट के अंदर हम लोग लिखेंगे कुछ, तो वो किसका पार्ट होगा? वो होगा इफ़ का पार्ट। जबकि हमारे पास एल्स कोई दूसरा फंक्शन है, तो हम लोग उस फंक्शन के लिए पीछे आएंगे और लिखेंगे जी हम लोग एल्स। ये नहीं तो प्रिंट करो, क्या प्रिंट करो कि यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट, यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। अब ये क्या प्रिंट करेगा? यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। क्यों? ये कंडीशन फॉल्स है यहाँ पे। अगर यहाँ पे हो जाता है 18 तो तब क्या करता है? ये प्रिंट करता है यू आर एलिजिबल टू वोट। और अगर यहाँ पे 17 हो जाती, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये ट्रू हो गए, तो ये आगे जाएगा ही नहीं। अब जैसे मैंने पहले कहा कि हमारे पास अगर एक से ज़्यादा कंडीशन हो जाए, हम लोग अगर यहाँ पे करना चाहें कि अगर एज 17 है तो उसको कहो कि यू कैन वोट, यू कैन कास्ट वोट नेक्स्ट ईयर, तो तब ये होगा कि तब हमारे पास थर्ड कंडीशन आ जाएगी, दैट इज नोन एज एल्स इफ स्टेटमेंट। और वो कब लगेगी? जब हमारे पास एक से ज़्यादा कंडीशंस होंगी। ये तो ये है ना कि अगर एक कंडीशन फुलफिल हो रही है तो ये करो, और अगर ये फुलफिल नहीं हो रही तो ये करो। अगर एक से ज़्यादा दो कंडीशंस हैं तो तब हमें लगाना पड़ता है एल्स इफ स्टेटमेंट, एल इफ कंडीशन। और ये एक से ज़्यादा लग सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने करना है ना कि अगर ये यहाँ पे एल इफ कंडीशन लगानी है, एल इफ। अब एल इफ आ गया है तो इफ कंडीशन के आगे हमें पता है कि कंडीशन लगानी पड़ती है। तो कंडीशन लगाएंगे अगर एज इक्वल्स टू है किसके? 17 के, तो तब तुम प्रिंट करो कि यू कैन कास्ट द वोट नेक्स्ट ईयर। तो तब अगर यहाँ पे 18 की जगह 17 हो जाएगा तो तब प्रिंट हो जाएगा क्या? यू कैन कास्ट द वोट नेक्स्ट ईयर। लेकिन अगर यहाँ पे 16 हुआ तो तब क्या होगा? यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। ये पहले उसने ये चेक करेगा कंडीशन कि 18 जो एज है यानी 16 जो है वो बड़ा है या इक्वल्स टू है 18 के। देखें ये शो करा रहा है 16 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, नो फॉल्स। अगला चेक करेगा क्या 16 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, क्या 16 इक्वल्स है 17 के, नो फॉल्स। फिर वो जब ये दोनों चीज़ें फॉल्स हो जाएंगी तो एल्स कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। अगर यहाँ पे होता दोबारा से एल्स इफ, अब यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर ली थी, हम लोग पीछे आएंगे। एल्स इफ एज हमारे पास इक्वल 16 हो जाएगा, 16 के इक्वल हो जाए तो फिर क्या करें? तो प्रिंट करो क्या कि वेट फॉर 2 years। अब क्या आएगा?
अब आएगा वेट फॉर 2 years। क्यों? ये रन किया उसने, ये आया फॉल्स, ये रन किया उसने फॉल्स, ये रन किया तो ये ट्रू हो गया, जो ट्रू हो गया वो उसने प्रिंट कर दिया। अब ये ट्रू हुआ ना तो इसके अंदर जो कंडीशन है ना वो प्रिंट होगी। अगर मैं इसके अंदर लिखता कि प्रिंट हाय आई एम 16, क्योंकि ये 16 years है, तो यहाँ पे होता है जी वेट फॉर 2 years हाई आई एम 16, यानी जो इसके अंदर है वो प्रिंट होगा जब आपके पास एल्स इफ एज आएगी। यहाँ पे इन्होंने मार्क्स की एग्जांपल ली है जो कि हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो कंडीशन लगी हुई है वो फर्स्ट है कि मार्क्स उसने सपोज किया कि 75 है, और उसने ये कंडीशन लगाई कि अगर मार्क्स 90 से ज़्यादा या इक्वल्स हो 90 के तो ग्रेड ए प्रिंट करो, अगर मार्क्स 70 से ज़्यादा या इक्वल्स हो 70 के से तो बी प्रिंट करो, और अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाएं यानी अगर इससे भी कम हो तो तब सी प्रिंट करो। तो अब क्योंकि उसने मार्क्स 75 रखे हुए हैं तो ये पहली कंडीशन तो फॉल्स हो गई, तो दूसरी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, यानी वो क्या प्रिंट करेगा? ग्रेड बी प्रिंट करेगा, ग्रेड बी प्रिंट किया उसने। तो ये इफ़ एल्स इफ़ और एल्स की स्टेटमेंट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पाइथन में। अब जब हमारे पास अब ये बता रहा है कि किस तरह कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने इफ़ लगानी होती है कंडीशन, अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो जो इफ़ के अंदर ब्लॉक ऑफ कोड होगा वो रन होगा। अगर वो कंडीशन फॉल्स है और आगे आपने एल्स इफ़ की कंडीशन लगाई हुई है तो उसके अंदर जो वो अगर ट्रू हो गई तो उसके अंदर जो ब्लॉक ऑफ कोड है दैट विल रन। अगर ये दोनों फॉल्स हो गए और एंड में आपने एल्स की स्टेटमेंट लगाई है तो देन एल्स विल रन। लेकिन अगर आपने एल्स की नहीं लगाई, वहाँ भी एल्स इफ़ की लगी हुई है, तो तब वो एल्स इफ की अगर ट्रू हो गई तो वो रन की जाएगी। अब कंडीशनल स्टेटमेंट्स में कुछ ऑपरेटर्स होते हैं जो कि 6 यहाँ पे लिखे हैं और 6 ही होते हैं। फर्स्ट वन इज़ इक्वल्स टू, अगर इक्वल है तो फिर ये प्रिंट करो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे था कि अगर मार्क्स 75 हैं, अगर मार्क्स जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था कि अगर उसकी एज इक्वल, सिंपल एक इक्वल नहीं आता, डबल इक्वल आता है सेम करने के लिए। अगर उसकी एज 17 के इक्वल, अगर यहाँ पे सिंगल इक्वल होता ना यहाँ पे तो ये रन ना करता, ये एरर देता। ये देखें ये क्या दे रहा है? एरर, इनवैलिड सिंटैक्स। मे बी यू मीन इक्वल्स एंड इंस्टेड ऑफ इक्वल, यानी वो बता रहा है कि आप क्या पता डबल इक्वल कहना चाह रहे हो, और ये बात ठीक है कि हम लोग डबल इक्वल कहना ही चाह रहे थे, यहाँ पे डबल इक्वल आएगा। सो द नेक्स्ट इज नॉट इक्वल्स टू, अगर वो नहीं है इक्वल तो ये प्रिंट किया जाए। ग्रेटर देन, लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू तो हमने पढ़ लिया। सो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो कि हमने अवॉइड करनी है। उनमें से सबसे पहले कॉमन मिस्टेक होती है कि कॉलन लगाना भूल जाते होते हैं। ये जो कंडीशंस हैं इनके बाद कॉलन लगाना बहुत कंपलसरी है। फॉर एग्जांपल ये रन करेंगे ना, अभी रन हो जाएगा, लेकिन किसी एक के अंदर भी हमने कॉलन मिस कर दिया तो वो एक्सपेक्टेड कॉलन। ये मिस्टेक्स तो बता देते हैं, लेकिन जब आप अगर फॉर एग्जांपल आप स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बेस हैं और वहाँ पे आपने प्रैक्टिस करी तो वहाँ पे एरर देता है ये। और अगर आप फॉर एग्जांपल VS कोड भी आपके पास, VS कोड पे अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो VS कोड में अगर आपने एक्सटेंशंस डाउनलोड नहीं की हुई तो वहाँ भी वो आपको रेड अंडरलाइन हो जाता है, लेकिन अगर आपने एक्सटेंशन डाउनलोड की हुई तो आपको ऑटोमेटिकली करेक्ट कर देते हैं। इनकरेक्ट इंडेंटेशन, ये मैं आपको बार बार बताया जा रहा हूँ कि जो भी एल्स इफ कंडीशंस होती हैं हर कंडीशन के अंदर, हर कंडीशन के हर फंक्शन, जो भी फंक्शन होता है उसके अंदर इंडेंटेशन देना लाजमी है। उसी से पता चलता है कि वो जो आगे जो स्टेटमेंट है वो कौन सी कंडीशन का पार्ट है। और लास्ट इज असाइनमेंट ऑपरेटर, जो कि हम लोग डबल इक्वल कंपैरिजन करते हैं लेकिन कभी कभार इक्वल लगा लें तो दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। ये 3 बहुत ही कॉमन मिस्टेक्स हैं जिनको हमें अवॉइड करना है। तो लेक्चर यहाँ तक ही था, बाकी ये आप लोग प्रैक्टिस करें। ये प्रोग्राम ये आंसर्स अभी देखे बगैर अगर आप क्वेश्चन नोट कर लें और इसका प्रैक्टिस करें तो ये बहुत आपको हेल्प आउट करेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।